गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में अपना जो था चैप्टर नंबर जो है वो हम लोग 60 नंबर जो चैप्टर था राष्ट्रीय आय का मापन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये हम लोग थ्योरी हमने इसका पूरा पोर्शन थ्योरी का कर लिया था। इसके क्वेश्चन आंसर हमें देखने थे, तो आज हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, लगभग सारा जो हमने पढ़ा था उसी से सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां? तो राष्ट्रीय गणना की 3 विधियां हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो अपना की फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। तो उपयुक्त सभी, तो राष्ट्रीय गणना के सारे ही मेथड है, तो उपयुक्त सभी। भारत में राष्ट्रीय गणना के लिए कौन सी वस्तुओं को शामिल किया जाता है? मैंने एकदम क्लियर अंडरलाइन करवाया था, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो आंसर होगा सी। राष्ट्रीय आय की किस विधि में दोहरी गणना की त्रुटि की संभावना होती है? तो उत्पादन विधि में दोहरी गणना की संभावना होती है, तो आंसर होगा बी, उत्पादन विधि, प्रोडक्शन में। राष्ट्रीय आय की आय विधि की गणना की घटक नहीं है आय विधि। आय विधि में आपको मैंने कहा था कि जो उत्पादन के साधनों पर जो पारिवारिक जो क्षेत्र होते हैं उनको मिलने वाली उनकी आय है, तो वो वहां पर मजदूरी, ब्याज ये बिल्कुल है, लगान आपको रेंट वगैरह जो मिलता है बिल्डिंग पर वो भी है, किराया भाड़ा बिल्कुल, मिश्रित आय व लाभ, अंतिम उपभोग वस्तुएं या सेवाएं, तो ये आय भी आती है अलग अलग सोर्स से मिलने वाली। तो आंसर डी जो है ये नहीं होगा, ये उत्पादन विधि में जो अपना काम में आता है। हरित लेखांकन में किस पर विचार किया जाता है? तो हरित लेखांकन आपको बताया था कि आपकी जो भी राष्ट्रीय आय की गणना होती है उसमें से कुछ पोर्शन अलग किया जाता है। ठीक है, फिर जो आता है वो उससे बोलते हैं इन्वायरमेंट एडजस्टमेंट नेशनल इनकम। ठीक है, तो वहां पर पर्यावरण की हानि के लिए जो है हरित लेखांकन को अपनाया गया। राष्ट्रीय आय की गणना कितनी विधियां हैं? तो एकदम क्लियर आंसर है, राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं, उत्पादन, आय और व्यय विधि। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किन वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए अंतिम वस्तुओं व सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है, अंतिम उपभोग वस्तु और सेवाओं को शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना त्रुटि से बचने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? तो राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना की त्रुटि से बचने के लिए उत्पादन विधि में मूल्य संवर्धन विधि को अपनाया जाता है। प्रोडक्शन मेथड में मूल्य संवर्धन विधि जो है उसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय की आय विधि से गणना के कौन कौन से घटक होते हैं? आय विधि पूछ रहा है कि आय विधि में कौन कौन से घटक होते हैं? तो आय विधि में जैसे मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ, ठीक है, और जो है आपके साधनों के प्राप्त होने वाले प्रतिफल के साधनों के प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है, जो साधनों का ओनर होता है उसको मिलता है। ये आपको अंदर बताया था। हरित लेखांकन किससे कहते हैं? तो हरित लेखांकन का आशय राष्ट्रीय आय में पर्यावरण की दशा के साथ जोड़ना, कि राष्ट्रीय आय को आपको पर्यावरण के साथ जोड़ना, पर्यावरण को होने वाली क्षति जो है उसके लिए कुछ क्षतिपूर्ति करना, वो आपको कहीं ना कहीं हरित लेखांकन कहलाता है। उसका संबंध राष्ट्रीय आय से है। राष्ट्रीय आय का बंटवारा किस प्रकार होने पर आर्थिक कल्याण अधिक मात्रा में बढ़ता है? तो राष्ट्रीय आय का वितरण समतापूर्वक समान तरीके से होने पर आर्थिक कल्याण अधिक मात्रा में बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय गणना की विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं, उत्पादन विधि और आपकी आय विधि और व्यय विधि। संक्षिप्त में पूछ रहा है तो उत्पादन विधि में क्या होता है? अंतिम वस्तु और सेवाओं, अंतिम उपभोग व सेवाओं वस्तुओं को शामिल किया जाता है, और दोहरी गणना से बचने के लिए मूल्य संवर्धन विधि को हम लोग काम में लेते हैं। उसके बाद आय विधि, उत्पादन के साधनों पर जो प्रतिफल के रूप में पारिवारिक क्षेत्रों को प्राप्त होता है उनका सम टोटल जो है वो आय कहलाता है, जैसे मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ। ठीक है, तो ये आपका व्यय विधि में क्या होता है? तो व्यय विधि में जो भी आपको इक्वेशन बताई थी C + I + G + X - M, ये वाली, तो ये व्यय विधि है कि जो किया गया वह है उपभोग वस्तुओं पर, आपकी जो पूंजीगत वस्तुओं पर, सरकारी व्यय, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आपका नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपका शुद्ध याद जिसको कहते हैं, जैसे हम प्लस कर देंगे आपका ये व्यय विधि के आधार पर निकल के आ जाएगी आपकी राष्ट्रीय आय। दोहरी गणना की त्रुटि से बचने के लिए मूल्य संवर्धन विधि किस प्रकार उपयोगी है? तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि दोहरी गणना की त्रुटि किस मेथड में ज्यादा होती है। तो दोहरी गणना की 3 मेथड होते हैं राष्ट्रीय आय के, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। सबसे ज्यादा संभावना बनी रहती है उत्पादन विधि में। सबसे पहले तो ये उत्पादन विधि में आपकी त्रुटि की संभावना अधिक रहती है। इस त्रुटि से बचने के लिए मूल्य संवर्धन विधि को काम में लेते हैं। मूल्य संवर्धन विधि है क्या? कि इसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निकाला जाता है, जो सबसे पहले आपकी प्राइस जो लेते हैं, बाजार मूल्य जो लिया जाता है, इनिशियल प्राइस, फिर जो उसमें वैल्यू एडिशन हुआ है उसको जोड़ के फिर हम उसको मल्टीप्लाई। तो दोहरी गणना जो थी उसमें आपको बताया था मूल्य संवर्धन विधि, साथ में उदाहरण भी पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल बताया था कि गेहूं, किसान ने गेहूं को बेचा 30 रुपए जो किलो था, वो किसको बेचा? उसने चक्की वाले को बेचा। ठीक है, चक्की वाले को उसने 40 रुपए में बेचा, तो आपको इनिशियल प्राइस 30 रुपए,
फिर 30 का गुड्स कितने में बेच रहे हैं, 40 में, कितने रुपए डिफरेंस चल रहा है, 10 रुपए का, 30 में वो ऐड कर दो 10 रुपए, ठीक है। फिर चक्की वाले ने उसको, बेकरी वाले को कितने में बेचा, 60, ये जो है उसने 60 रुपए में बेचा, तो फिर वो अपना डिफरेंस निकाल लो, 40 और 60 का डिफरेंस 20, वो ऐड कर लो, ठीक है। तो यहां पर आप जो है 60, 40, 30 इन सब का टोटल नहीं करना आपको, इनिशियल 30 रुपए, फिर कितनी कितनी उसमें वैल्यू एडिशन होती जा रही है उसका डिफरेंस निकालते चलो, और जो मूल्य निकल के आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर लो, और फाइनली आपको जो प्रोडक्शन है वो 3 kg नहीं बताना है, 1 kg हमने बिस्किट भी बना दिया, आटा भी हो गया, गेहूं भी हो गया, आपको तो केवल जो अंतिम वस्तु बन के तैयार हो रही है, तो आपकी लिस्ट में यहां पर अंतिम वस्तु बेकरी बिस्किट का नाम आएगा, क्वांटिटी आएगी, यहां पर वो प्राइस आएगी, वो 60 रुपए आएगी, ना कि 130, 60 रुपए आएंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो आएगा मूल्य उनका टोटल कर लो, आपकी कुल राष्ट्रीय उत्पादन विधि के आधार पर निकल के आ जाएगा कि आपकी राष्ट्रीय आय कितनी है। तो ये आपका प्रोडक्शन मेथड है। उत्पादन जो है विधि है, इसमें आप लोग दोहरी गणना से बचने के लिए मूल्य संवर्धन विधि को, मूल्य वृद्धि विधि को काम में लेते हैं, ठीक है। फिर आगे, आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना को संक्षिप्त में समझाइए। आय विधि में क्या होता है कि पारिवारिक क्षेत्र वालों को उत्पादन के साधनों के फलस्वरूप उन पर मिलने वाली जो इनकम है वो आय, उनका सम जो है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो इसमें देखो यहां से जैसे कि राष्ट्रीय आय में हम लोग किस तरीके से गणना करते हैं, तो राष्ट्रीय आय की गणना के द्वारा एक देश में आय के वितरण की जानकारी मिलती है कि जो है आय का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। उत्पादन के साधन जो बताए थे आपको कि ये आपके किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए ये हमारे उत्पादन के साधन होते हैं, ठीक है। और किसी वस्तु व सेवाओं में उपयोगिता का सृजन या उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसके वस्तु का फल स्वरूप चेंज करते हैं। उत्पादन के साधनों को उत्पादन का पूर्णतः वितरण हो जाता है। यह वितरण श्रम की कीमत की श्रम पर देते हैं, मजदूरी पूंजी पर देते हैं, ब्याज भूमि पर देते हैं, लगान उद्यमशीलता को मिलता है, लाभ। तो ये सब जो टोटल था वही हमारी क्या कहलाती है, आय विधि कहलाती है। मिश्रित आय भी साथ में कि कोई कोई स्वरूप हो सकता है आपका आय का, इन सब का जो टोटल है वो आपका क्या कहलाता है, आय कहलाता है। इन सब का टोटल जो है निकल के आएगा उसे हम कहेंगे अपनी राष्ट्रीय आय है। आय विधि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी समस्याएं आती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना में समस्याएं मैंने आपको क्लियर बताई थी। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो गवर्नमेंट की निगरानी में नहीं आ पाते, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कई कठिनाइयां आती है, ठीक है। केवल सैद्धांतिक समस्याएं नहीं आती, कम विकसित देशों में लोग अनपढ़ भी होते हैं, जैसे जो बार्टर सिस्टम जो बता रखा है कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान, तो वहां पर पता ही नहीं लगता क्या प्रोडक्शन हुआ है, कितना क्या प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, उसकी जानकारी नहीं मिल पाती गवर्नमेंट को। बहुत सारे लेन देन बाजार के बाहर ही हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट के नजर में आ ही नहीं पाता जानकारी में कि भाई कितना क्या प्रोडक्शन हुआ है, कितना व्यय हुआ है, क्या आय हुई है। पिछड़े देशों में श्रम विभाजन में विशिष्टीकरण नहीं होता, तो राष्ट्रीय आय की सूचना आसानी से नहीं मिल पाती। इसलिए जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो पूर्ण रूप से विश्वसनीय आंकड़े हम लोग नहीं कह सकते कि अपना बिल्कुल सही डाटा हमने कलेक्ट किए हैं। आर्थिक कल्याण और राष्ट्रीय वितरण में संबंध को संक्षिप्त में बताइए, तो एकदम पॉजिटिव रिलेशन है। आर्थिक कल्याण का संबंध राष्ट्रीय आय से है। अगर आपकी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो आर्थिक कल्याण बढ़ा आपका देखने को बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। कि कल्याण से अभिप्राय व्यक्ति की और समाज की स्थिति से है, उसकी प्रसन्नता और संतुष्टि से है। कि आर्थिक कल्याण का मतलब कि गवर्नमेंट जो भी सरकारी सेवाएं हैं उनका सुचारू रूप से संचालन कर सके, जो भी एक देश का नागरिक है उसको मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर सके। और वो किस पर निर्भर करती है, वो आपकी आय पर निर्भर करती है, आपकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है। अगर किसी भी कंट्री की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, ठीक है, तो उसका उतना ही बेनिफिट उस कंट्री के लोगों को देखने को मिलेगा, उनका विकास उतना ही देखने को आपको, आर्थिक कल्याण जो है वहां की डेवलपमेंट, उस कंट्री का डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर अर्थशास्त्री के अनुसार आर्थिक कल्याण से आशय उस कल्याण से होता है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा द्वारा मापा जाता है। राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में गहरा संबंध देखने को मिलता है। यह माना जाता है कि राष्ट्रीय आय के बढ़ने के साथ साथ देश के आर्थिक लोगों का आर्थिक कल्याण भी बढ़ता है। आर्थिक कल्याण का मतलब उनको जो भी है सुचारू सेवाएं जो है वो सुचारू रूप से संचालित होती रहती है। नेक्स्ट कि राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधियों को विस्तृत में वर्णन कीजिए। तो 3 विधियां हैं, तीनों विधियों को आपको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करना है कि उत्पादन विधि क्या होती है, मूल्य संवर्धन में उसी में को बताना कि दोहरी गणना से बचने के लिए हम इसको अडॉप्ट करते हैं। आय विधि क्या है, व्यय विधि क्या है। उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय की गणना को विस्तार से समझाइए कि उत्पादन विधि के आधार पर आपको राष्ट्रीय आय को समझाना है। व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना का विस्तृत वर्णन कीजिए कि व्यय विधि में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि से आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हो? इस विचार को आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो साथ में आर्थिक कल्याण में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका जो था चैप्टर हमने लगभग ये कंप्लीट, सारा चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है।
फटाफट इस चैप्टर में पॉइंट टू पॉइंट देख लो क्या क्या हमने पढ़ा था। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय के डाटा प्रस्तुत होते हैं, ठीक है। सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा डाटा प्रस्तुत किए जाते हैं। फ्लो पर डिपेंड करता है, जो सर्कुलेशन फ्लो हम पीछे वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे। राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां? 3 विधियां, उत्पादन, आय और व्यय विधि। उत्पादन विधि क्या है? उत्पादन विधि में अंतिम वस्तु और उपभोग वस्तु और सेवाओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। और कौन से मूल्य को शामिल करते हैं? तो वो मूल्य आपको बताया था कि डबल जो है दोहरी गणना से बचने के लिए मूल्य संवर्धन विधि, मूल्य वृद्धि विधि को काम में लेते हैं, जिसमें इनिशियली प्राइस और जिस प्राइस में फिर आगे प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है उसका स्वरूप चेंज हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है, तो आपको जो प्राइस में जो डिफरेंस आ रहा है उसको ऐड करते हैं। चलो जो लास्ट में जो प्राइस निकल आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आय विधि में जो बता रखा है कि आपके जो भी है कि उत्पादन के साधनों पर मिलने वाली जो एक इनकम है प्रतिफल के स्वरूप, जो व्यावसायिक फर्म वाले पारिवारिक वालों को पैड करते हैं, तो उनकी आय का स्रोत उनका टोटल जो है वाई विधि। व्यय विधि में जो आपको बताया था कि CIGX-M की आप निजी उपभोग व्यय, प्राइवेट, गवर्नमेंट, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब का टोटल जो है कहलाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में समस्याएं आपको बता दी कि कुछ ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट की नगद में नहीं आ पाते, ठीक है, या जो बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय हो जाता है, ठीक। कुछ सैद्धांतिक समस्याएं भी आती है, लोगों की सही तरीके से उनकी जानकारी न हो पाना। और राष्ट्रीय आय का संबंध आर्थिक कल्याण से बिल्कुल एकदम संबंध है। और फिर इन्वायरमेंट, ग्रीन इन्वायरमेंट जैसे देखा था हमने, ग्रीन अकाउंटिंग क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय में से कुछ पोर्शन ग्रीन अकाउंटिंग का हमारा घटाया जाता है, ठीक है। ग्रीन अकाउंटिंग का मतलब है पर्यावरण को होने वाली क्षति से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताया था कि भविष्य में आपके जो भी रिसोर्सेज है उनको, जिनका दोबारा से प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो उनको सीमित मात्रा में, बहुत ही सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, ताकि भावी पीढ़ी भी है जो उसका फायदा उठा सके, उन वस्तुओं का उपभोग कर सके, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अगला जो चैप्टर था अपना मुद्रा, मनी के फंक्शन क्या होते हैं, मनी क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।